हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, बिजनेस स्टडीज का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर फेओल भी है और टेलर भी है। चलिए कंसेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं। बेसिकली ये एक टाइप की जनरल गाइडलाइंस होती हैं जिसकी वजह से जो हमारे मैनेजर्स हैं वो अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब यहाँ पर टोटल हमारे फेओल के 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहले बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में। बेसिकली जो डिवीजन ऑफ वर्क है इसमें बात करी जाएगी काम को बांटने के बारे में, कि भाई सारा का सारा काम किसी एक पर्सन को हमें असाइन नहीं करना है, हमें काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और बाकी सब लोगों में भी बांटना है, जिसकी वजह से हमारा काम जल्दी से जल्दी पूरा हो पाए। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना और किसी भी एक पर्सन को सारा काम हमें नहीं सौंपना है जिसकी वजह से वो पर्सन ओवरबर्डन हो जाए। हमें काम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन में बांटना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। उसका नेम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जो भी हमने वर्क असाइन करा है किसी भी पर्सन को, उस पर्सन को वो दिया हुए काम को पूरा करना होगा सही समय पर। तो जो फेओल है वो कहता है कि भाई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस बनाकर रखो। वहां पर एक वर्ड यूज करा गया, देयर मस्ट बी पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जितनी जिस पर्सन को अथॉरिटी दे रहे हो उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर्सन को दो। ये हमारा प्रिंसिपल होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। उस प्रिंसिपल का नेम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? सब लोगों को सभी के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिपेयर करा है उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होगा। वहां पर सारे नियम कायदे कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब ये भी आता है हमारे सामने कि भाई अगर जो कोई वादा करा है किसी ने तो उस वादे को पूरा करना। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होते हैं, पहला होता है मैनेजमेंट ग्रुप, दूसरा होता है वर्कर ग्रुप। अगर जो मैनेजमेंट ग्रुप ने वादा करा है कि भाई मैं तुम्हारे लिए इंक्रीमेंट करूंगा अगर तुम ज्यादा टाइम डिवोट करोगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस वादे को पूरा करना होगा। मैनेजमेंट ग्रुप जो है उस वादे को पूरा करेगा। अगर जो वर्कर्स ने बोला है कि हम लोग ओवरटाइम करेंगे तो वर्कर्स ओवरटाइम करेंगे। मतलब यहाँ पर दोनों ग्रुप में से किसी भी ग्रुप ने अगर जो वादा करा है एक दूसरे के साथ तो उस वादे को फुलफिल करना होगा। अब यहाँ पर वर्ड यूज करा गया है कमिटमेंट, कि अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करना पड़ेगा। कौन कौन ऑनर करेगा? मैनेजमेंट ग्रुप भी एंड वर्कर ग्रुप भी। ये सारा का सारा पार्ट आता है हमारा डिसिप्लिन के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है उसका नेम है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे बॉसेस मिलकर ऑर्डर नहीं करेंगे। देयर मस्ट बी वन बॉस जो कि ऑर्डर करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को, वरना सबऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई किसका ऑर्डर पहले फॉलो करें। अगर जो इसका ऑर्डर पहले फॉलो करा तो वो गाली बकेगा, अगर जो उसका ऑर्डर पहले फॉलो करा तो ये गाली बकेगा। अब किसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट करें? तो यूनिटी ऑफ कमांड में बोला गया है कि ऊपर से बस एक ही बॉस जो है वो ऑर्डर करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल का नेम है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करो, एक साथ मिलाकर एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ फेंको। हर इंसान अपने एफर्ट्स डालता है तो उसके एफर्ट्स बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने चाहिए और वो एफर्ट्स जो है वो इंडिविजुअल के लिए नहीं होने चाहिए। मतलब हमारा पर्पस रहेगा कि हम सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करें और हम एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ इशारा करें। इसे बोला जाएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल का नेम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? हर एम्प्लॉयज के अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का भी इंटरेस्ट है, मतलब अपना एक गोल है। फॉर एग्जाम्पल हमारी 15 मिनट्स बाद एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग से पहले ही किसी पर्सन को पता पड़ता है कि भाई मेरे को तो छुट्टी लेकर जाना है, तो वहां पर क्या बोला जाएगा? जो मैनेजर्स होंगे वो इस बात को बोलेंगे कि भाई आपको छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि पहले आपके लिए हमारी कंपनी है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को तो सुपरसीड कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा और ऊपर रखा जाएगा पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। यहाँ पर बात करी जाती है इसकी। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि भाई पहले कंपनी है तुम्हारे लिए, बाद में तुम्हारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट फ्यूल के प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। इसका नेम है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी सैलरी प्रोवाइड करे अपने एम्प्लॉयज को जिसके थ्रू उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन हो सके। उन्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर काम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन हमारे सामने एफर्ट्स ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्हें अच्छी सैलरी दो, उन्हें अच्छे वेजेस दो जिसके थ्रू वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके और उनके दिमाग में इस बात की टेंशन नहीं हो कि यार हम काम बहुत ज्यादा करते हैं पर हमें तो पैसे नहीं मिल रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए बस। इसका मतलब है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन।
नेक्स्ट अपने फ्यूल के प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, जिसका नेम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सारी की सारी पावर आपने अपने हैंड्स में रखी हुई है। इसका मतलब कि किसी को कुछ भी काम करना है तो वो पहले मेरे से पूछेगा, उसके बाद काम करेगा। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने पावर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है लेवल्स के ऊपर, कि अगर जो आपको प्रोडक्शन से कोई बात करनी है तो प्रोडक्शन के हेड से जाके बात करो, उसके पास पावर है इतनी। सेल्स वाले से कोई बात करनी है तो सेल्स के हेड के पास जाके पूछ लो, उसके पास इतनी पावर है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? सारी की सारी पावर मेरे हाथ में ही है, जिसको जो भी करना होगा पहले मेरे से आगे बात करेगा। इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि पावर को बांट दिया जाता है। सेंट्रलाइजेशन में पावर को नहीं बांटा जाता है और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर को बांट दिया जाता है। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल का नेम है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन जैसे कि आपने अपने स्कूल में देखा होगा कि सबसे ऊपर चेयरमैन मैम होती हैं, फिर डायरेक्टर मैम होती हैं, फिर उसके बाद प्रिंसिपल मैम होती हैं, वाइस प्रिंसिपल होती हैं, उसके बाद हमारी क्लास टीचर आती हैं, फिर हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, फिर हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर भी स्केलर चेन को फॉलो करवाया जा रहा है। इसका मतलब एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है सबके पास। प्रिंसिपल मैम के पास ज्यादा अथॉरिटी है, फिर वाइस प्रिंसिपल मैम के पास थोड़ी कम अथॉरिटी है, उसके बाद हमारी क्लास टीचर आती है, फिर उसके बाद हम बच्चे आते हैं। अगर जो हमें कोई भी प्रॉब्लम होगी हम बच्चों को, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अपने टीचर से बात करेंगे। हम ऐसा तो नहीं करेंगे ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी हमने बना रखी है इसे ब्रेक करके सीधा हम चले गए प्रिंसिपल के पास कंप्लीट करने। अब एक बात बताओ, अगर जो आप सीधा प्रिंसिपल के पास ही बात करने चले गए तो फायदा क्या रहा क्लास टीचर का? क्लास टीचर को तो पता ही नहीं है कि क्या बात हुई है और आप सीधा अपनी प्रॉब्लम लेकर चले गए हो प्रिंसिपल मैम के पास। तो ये जो स्केलर चेन है यहाँ पर ये फॉलो नहीं हो पाएगा। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? हर पर्सन की एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके पास अपनी एक पावर होनी चाहिए। तो इस हायरार्की को बनाने के बारे में बोला गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इस हायरार्की का होना जरूरी होता है कि सबसे ऊपर कोई और है, फिर उसके नीचे कोई और है, फिर उसके नीचे कोई और है, और सब लोगों से बोला जाता है कि हर एम्प्लॉय इस स्केलर चेन को फॉलो करे। अब इस स्केलर चेन के अंदर एक इमरजेंसी शॉर्टकट बनाया हुआ है। ये क्या होता है? इसे कहते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इमरजेंसी आ गई, अब इमरजेंसी के टाइम पर आप ये तो देखोगे नहीं कि क्लास टीचर कहां पर है, आप क्या करोगे? सामने से जो भी जा रहा होगा आप उन्हें बता दोगे। इसका एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास में बैठे हो, आपकी क्लास में किसी बच्चे की तबीयत खराब होगी, तो सबसे पहले आप ये ढूंढोगे कि आपकी क्लास टीचर का है, या फिर जो भी सामने से बाहर जा रहा होगा आप उसको बता दोगे कि देखो इसकी तबीयत खराब हो गई है, प्लीज मैम हेल्प की जरूरत है यहाँ पे। तो इस टाइम पर क्या करा आपने? ब्रेक कर दिया स्केलर चेन को। तो ये वाला इमरजेंसी शॉर्टकट भी बनाया हुआ है फ्यूल ने कि इमरजेंसी के टाइम पर आप स्केलर चेन को ब्रेक कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल का नेम आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक अगर जो किसी बच्चे को बात करनी है टीचर से तो वहां पर स्टाफ रूम होना चाहिए, और अगर जो किसी को बुक्स पढ़नी है तो लाइब्रेरी की जगह होनी चाहिए। अगर जो किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो इमरजेंसी किट की प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, फिक्स प्लेस होनी चाहिए, फिक्स प्लेस होनी चाहिए मैन मटेरियल की। इमरजेंसी के टाइम पर अगर जो कभी भी जरूरत पड़ती है किट की, मेडिकल किट की, तो उस टाइम पे आपको उस फिक्स प्लेस पर ही जाना होगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि भाई हर चीज की एक फिक्स प्लेस आप बनाओ। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्वल, सब लोग एक समान है, कोई भी अलग नहीं है। किसी के साथ भी आप डिस्क्रिमिनेशन मत करो, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, हमें सबको एक समान रखना है। इसका लाइव एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि अगर जो आप एक मैनेजर हो, आपके सामने एक एम्प्लॉय आया, अब वो एम्प्लॉय आपसे कह रहा है कि मुझे छुट्टी दे दो, तो आपने बोला नहीं मिलेगी छुट्टी। उसकी तरफ से दूसरा एम्प्लॉय आया, अब सामने से एक और एम्प्लॉय आया, उसने आकर छुट्टी मांगी, तो आपने क्या कह दिया कि चल ठीक है तेरे को छुट्टी दे दी। तो अब आपने यहाँ पर क्या करा? डिस्क्रिमिनेशन करा। तो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करने को कह रहा है फ्यूल कि भाई मेरे हमेशा इक्विटी बनाकर रखो, किसी को ऐसे भेदभाव मत करो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो कहीं पर भी। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल का नेम आता है हमारे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल किसे कहते हैं? यहाँ पे एम्प्लॉयज को कहते हैं। टेन्योर मतलब टाइम पीरियड। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई मेरे आप कभी भी फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन या ट्रांसफर मत करो। फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन को अपने यहाँ पर रखा है, किसी एम्प्लॉय को आपने अपने यहाँ पर जॉब दी है, तो उसकी जॉब सिक्योरिटी को बनाए रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको पता ही नहीं है कि मेरी जॉब सिक्योर है भी या नहीं है, या आप बार बार लोगों को निकाल रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन से। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों को जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग होनी चाहिए कि भाई हमारी जॉब यहाँ पर सिक्योर्ड है। आप बार बार उनका ट्रांसफर नहीं करो, बार बार उन्हें टर्मिनेट नहीं करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी, हमारा कीवर्ड क्या रहेगा? जॉब सिक्योरिटी। तो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो अपने एम्प्लॉइज। सो हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल का नेम आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉइज की बात को भी सुनो। अगर जो आपको कोई डिसीजन लेना है जो एम्प्लॉय से ही रिलेटेड है, तो आप लोग क्या करोगे? उनकी बात को सुनो। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके सजेशंस भी ले लो एक बार। ऐसा नहीं है कि आप बस समझ रहे हो कि उनको तो कुछ आता ही नहीं है, जो करेंगे बस हम करेंगे, हमारे हिसाब से सब कुछ होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग उनके सजेशंस भी लो, उन्हें रिवॉर्ड भी दो। अगर आपको लगता है कि उनके सजेशन की वजह से कुछ फायदा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उन्हें रिवॉर्ड भी दो। और
इनिशिएटिव की वजह से क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स का माइंड डेवलप होगा। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। इसके अंदर क्या बताया गया बेसिकली, अब इसका अगर जो क्रक्स की बात करी जाए तो क्रक्स क्या रहेगा, इसका क्रक्स बस इतना सही है कि वहां पर हमें एम्प्लॉयज को सजेशंस वगैरह को लेना है जब भी हम डिसीजन कोई ले रहे हो, उनका भी हमें पार्टिसिपेशन रखना है इन डिसीजन मेकिंग। सो अब हम बात करते हैं लास्ट प्रिंसिपल के बारे में। इस प्रिंसिपल का नेम है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, भाई मेरे मिलजुल के काम करो। आई शुड रिप्लेस विथ वी। मैं ये सब नहीं करना है, वी ये सब करना है। मतलब क्या हुआ कि हम मिलके काम को करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं करूंगा काम को, हम मिलके काम को करेंगे। हमें इस चीज को यहाँ पर लाना होगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन में मिलजुल के काम करना होगा, यूनिटी के साथ काम करना होगा। इसी के साथ हमारे सारे के सारे प्रिंसिपल होते हैं यहाँ पे फिनिश। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल में क्या बताया गया है। बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में बताया गया है। एग्जाम में इनके ऊपर केस स्टडीज बनती हैं। ये जो हमने कंसेप्ट को समझा बस इसको अपने दिमाग में सेट करना है कि इसके अंदर क्या क्या हमें समझाया जा रहा था। कीवर्ड्स हमारी बुक के अंदर फ्रेम्ड है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। आपका कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में टेलर के प्रिंसिपल्स एंड कुछ टेक्निक्स के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।